वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 4 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। उसके पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। हमारा पहला आर्टिकल रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में है। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए, आपको आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। जो पहला वर्ड है दैट इज रिवाइज्ड, मतलब कुछ होगा जिसे वापस से रिवाइज किया गया होगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीसीए के बारे में, इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन को आप एक साथ पढ़िए। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से किसी गलती को सुधारा जाए। कोई गड़बड़ी होगी और उसे सुधारने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट का मतलब यह होगा कि तत्परता से जानकारी मिली कि गड़बड़ी हुई है और उसके लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, उसे सही करने का प्रयास किया गया। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इससे यह तो आइडिया लगता है कि इसमें कुछ ऐसा किया जाता है जिसके जरिए किसी गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है। अगर मामला यह आएगा तो 2 स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, एक ऐसा जो गलती करेगा और दूसरा ऐसा जो उसे सही करेगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में गलती करने वाला कौन होता है और उसे सुधारने वाला कौन होता है, यहां पर ध्यान देना है। इसके संबंध में कोई फ्रेमवर्क होगा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गाइडलाइन जिसे अभी रिवाइज किया गया है। कॉन्टेक्स्ट समझिए। आरबीआई, यहां पर जो गड़बड़ी की जाती है वो कोई कमर्शियल बैंक करता है और उसे सुधारने के लिए जो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। तो पीसीए का मामला आप समझ गए। पीसीए में अगर कमर्शियल बैंक से कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसे करेक्ट करने की जिम्मेदारी आरबीआई लेता है और उस संबंध में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। आरबीआई ने अभी हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसीलिए इसे कहा जा रहा है रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। यद्यपि ये जो सुधार किए गए हैं ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होंगे। तो पीसीए क्या है, वैसे तो मैंने आपको आराम से समझा ही दिया है। पीसीए एक फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत वो बैंक्स आते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी की हो या उनकी जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसमें कुछ कमी आ गई हो, कोई दिक्कत आ गई हो, तो आरबीआई उन्हें वॉच करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत रख लेता है। आरबीआई ने इस मैकेनिज्म को 2002 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि कोई भी ऐसा बैंक जो अंडर कैपिटलाइज्ड है, जितना कैपिटल उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, उनके एसेट की क्वालिटी पुअर है या उनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ऐसे बैंक्स को वॉच किया जाए और उन्हें वापस से सही कंडीशन में लाया जाए। यहां पर कोई भी बैंक जो ज्यादा लोन दे रहा है लेकिन अपने लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है और उनके लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ये जो प्रॉब्लम है एनपीए की, उसे भी चेक करने की कोशिश की जाती है अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। लास्ट टाइम पीसीए में डॉक्यूमेंट जो था, इसमें जो गाइडलाइंस थी, उन्हें 2017 में रिवाइज किया गया था। आखिर पीसीए क्यों इन्वोक करता है आरबीआई, किस कंडीशन में, ऐसा क्या हो जाता है बैंक के साथ कि बैंक आरबीआई के वॉच लिस्ट में आ जाता है अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखिए, अगर रिस्क थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ है, आरबीआई बता के रखती है कि आप इतना रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर बैंक ने उससे ज्यादा रिस्क लिया है तो वो पीसीए की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां पे जो रिस्क है वो 3 प्रकार का हो सकता है, यहां ध्यान से सुनिएगा। 3 आधार हैं जिनके बेसिस पे आरबीआई ये इवेल्युएट करता है कि किसी बैंक को पीसीए में रखना है अथवा नहीं। पहला है एसेट क्वालिटी। बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक के लिए एसेट है जो उन्होंने लोन दिया है और लायबिलिटी होती है जो उन्होंने लोगों का डिपॉजिट रखा है। तो जो लोन आपने दिया है वो आपका एसेट है। उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब यह है कि आपने किस जगह पे लोन दिया है, क्या वो लोन आसानी से रिकवर हो जाएगा, उसके रिकवर होने की संभावना कितनी है, ना रिकवर होने की संभावना कितनी है, आपका ऐसा कितना एसेट है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है जिसके मिलने की संभावना कम है। तो एसेट क्वालिटी वो पहले जज करेंगे। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है किसी बैंक का? जो बैंक के ओनर होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैंक में अपना पैसा लगाते हैं जिससे बैंक रन करने के लिए एक मिनिमम कैपिटल इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ना बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है, तो वो ओनर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा जो बैंक में होता है उसे बैंक का कैपिटल कहा जाता है।
तो एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल, इन 3 बेसिस पे आरबीआई ये डिसाइड करता है कि अगर ये सही है तो बढ़िया है, अगर यहां पे कोई गड़बड़ी आई है तो वो पीसीए फ्रेमवर्क के तहत आ जाएंगे। अब इसके बाद आरबीआई लगाती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं मैंडेटरी जो लगेंगे और दूसरे होते हैं डिस्क्रिशनरी जो लगाए भी जा सकते हैं और नहीं भी। जो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें यह है कि आप अपना डिविडेंड कुछ समय के लिए होल्ड कर देंगे, जिनको डिविडेंड देना है नहीं देंगे, ब्रांच का एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स को कंपनसेट करना होगा, ये सब मैंडेटरी होते हैं। बाकी जो डिस्क्रिशनरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ये होता है कि कुछ समय के लिए उन्हें लेंडिंग या डिपॉजिट के लिए भी रोक दिया जाता है कि पहले आप खुद को सही कर लीजिए, उसके बाद आप लोन दीजिएगा या फिर डिपॉजिट लीजिएगा। अगर एक बार कोई बैंक पीसीए में आ गया यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, तो उसे क्या करना, उसे एक्चुअली में क्या होता है उसके बाद, जो बैंक होता है वो कोई बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं ले सकते। फर्दर उन्हें एक स्पेशल ड्राइव चलानी होती है जिसके माध्यम से वो अपने एनपीए के स्टॉक को कम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या करना होता है एग्जैक्टली ना, तो अपना एनपीए आप कम करिए। आप किसी नए बिजनेस में नहीं जा सकते, आपको खुद को पहले सही करना होगा। ये सारे काम फर्दर आप इंटर बैंक बोरोइंग भी नहीं कर सकते, आप दूसरे बैंक से अपने शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए पैसा भी नहीं ले सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं जिन्हें फॉलो करके एक बैंक खुद की कंडीशन को सही करता है। अभी जो फ्रेमवर्क रिवाइज किया गया है उसमें रिवाइज क्या किया गया है, एक्चुअली में पैरामीटर रिवाइज किया गया है। मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स थे, पहला तो था एसेट क्वालिटी, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा कैपिटल। यहां पे जो एसेट क्वालिटी और कैपिटल है वो तो ज्यों का त्यों रखा गया है। यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसे बदल के फ्रेमवर्क में रख दिया गया है लिवरेज। अब लिवरेज का क्या मतलब होता है, लिवरेज सीधे सीधे कैपिटल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक बैंक का जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया कि जो ओनर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा बैंक में होता है वो बैंक का कैपिटल होता है। तो बैंक का जो कैपिटल है वो आपके पास जिस रेशियो में है उसके कंपैरिजन में आपने कितना पैसा उठा रखा है। जैसे कई बार जो बैंक होता है वो आरबीआई से या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो पैसे देते हैं, आरबीआई से उन्हें कई बार पैसा लेना पड़ता है, किसी अन्य बैंक से पैसा लेना पड़ता है। तो आपने वो जो पैसा लोगों से ले रखा है दूसरे बैंक से, आरबीआई से, उसके कंपैरिजन में आपके पास कैपिटल कितना है, आपका खुद का कैपिटल कितना है। इस रेशियो को सही तरीके से मैनेज किया जाए, इसे ही कहा गया है लिवरेज। तो यहां पे जो नया फ्रेमवर्क ऐड किया गया है दैट इज ऑफ लिवरेज। तो यही रिवीजन है। तो रिवीजन भी हमने समझ लिया और पीसीए भी समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विसल ब्लोअर पोर्टल के बारे में है। यहां पे असली मामला पोर्टल का नहीं है, असली मामला विसल ब्लोअर का है। अभी जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसे इरेडा ने लॉन्च किया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने। विसल ब्लोअर पोर्टल जो है उसे विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021 के तहत लॉन्च किया गया। अब विसल ब्लोअर में 2 वर्ड हैं। विसल का मतलब आपको पता है ना, सिटी, ब्लोअर का मतलब बजाना। कई बार जब आप किसी जगह पे होते हैं, देखते हैं गार्ड के पास एक विसल होती है। अगर आप नो पार्किंग जोन में जा रहे हैं तो आपको अवेयर करने के लिए वो विसल बजाता है, तो आप उसकी ओर ध्यान देते हैं कि भाई ये सिटी क्यों बजा रहा है, तो आपसे कहता है नहीं भाई साहब वहां पार्किंग मत करिए। सिमिलरली कई सारी जगहों पे लोग विसल लेके रखते हैं आपका अटेंशन सीख करने के लिए, जिसके बाद वो आपको अवेयर करते हैं कि देखिए आप गलत कर रहे हैं, इसको मत करिए, यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो विसल ब्लोअर क्या करता है, विसल ब्लोअर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे फ्रॉड, करप्शन या पावर के अब्यूज को लेकर जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको अवेयर करता है। वो ऑब्वियसली कोई सिटी नहीं बजाता, वो जो इंफॉर्मेशन है उसे रिवील करता है और उसके सपोर्ट में एविडेंसेस देता है। यहां पे इरेडा ने जो पोर्टल लॉन्च किया है इसके माध्यम से जो भी उनके एम्प्लॉइज हैं वो अब्यूज ऑफ पावर, करप्शन और फ्रॉड की जानकारी दे सकते हैं। इरेडा एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत काम करती है। विसल ब्लोअर कौन होता है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत विसल ब्लोअर एक ऐसा, या विसल ब्लोइंग एक एक्शन है, विसल ब्लोअर वो इंडिविजुअल होता है जो ये करता है। तो विसल ब्लोइंग एक ऐसा एक्शन है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल अटेंशन सीख करता है किसी स्टेक होल्डर का जो उस कंपनी में इन्वॉल्व है। अगर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है तो विसल ब्लोअर कोई भी हो सकता है, वो कंपनी के भीतर का आदमी हो सकता है या बाहर का व्यक्ति हो सकता है। वो जो भी गड़बड़ी हो रही है उसकी जानकारी स्टेक होल्डर्स को देता है। काइंड ऑफ एलिगेशन हो गया वो, तो वो उस एलिगेशन के सपोर्ट में एविडेंसेस भी देता है और बताता है कि ये गड़बड़ी चल रही है। वो कोई एम्प्लॉय हो सकता है, प्रेजेंट का फॉर्मर एम्प्लॉय हो सकता है, शेयर होल्डर हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है। विसल ब्लोअर्स को अक्सर खतरा होता है। अगर आप पर्सन इन पावर के खिलाफ कोई जानकारी रिवील कर रहे हैं तो आपकी जान को खतरा बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी को खतरा बनेगा। तो विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014 आया था जिसके माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है जो जानकारी रिवील कर रहे हैं, जिसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करेगा। इनफैक्ट जनवरी 2020 में सेबी ने यह कहा
कि आप उन्हें इंसेंटिवाइज तो करते नहीं है, वो अपने जान का रिस्क लेकर जानकारी क्यों देंगे अगर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा तो सेबी ने एक नया मैकेनिज्म ऑप्ट किया था रिवॉर्ड विसल ब्लोअर का, जिसके तहत वो कुछ रिवॉर्ड देते हैं अगर कोई, चूंकि सेबी अपने मामलों में देगा ना, अगर किसी कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला आया तो वहां पर अगर किसी ने जानकारी दी है तो सेबी उन्हें रिवॉर्ड करती है, उन्हें कुछ इंसेंटिव देती है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कई बार देखिए कंपनी में कुछ बड़े बदलाव होने हैं। कंपनी ए है, कंपनी ए के शेयर की मार्केट वैल्यू अभी 100 रुपए है। कंपनी एक नई ब्रांच डालने वाली है ए प्लस। जैसे ही ये बात पब्लिक डोमेन में आएगी, कंपनी के जो शेयर 100 रुपए के हैं वो सीधे 150 रुपए के हो जाएंगे। मतलब इस समय जो शेयर खरीद लेगा वो बहुत ज्यादा फायदा कमाने वाला है, लेकिन ये जानकारी रिवील नहीं की जाएगी, मार्केट को ऑटोमेटिकली वर्क करने दिया जाएगा। लेकिन कंपनी ए के भीतर के कुछ एम्प्लॉइज इस बात की जानकारी रखेंगे कि कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है, और वो किसी व्यक्ति को बाहर की ये जानकारी दे देंगे कि कंपनी एक्सपेंड करने वाली है, आप सारे शेयर्स खरीद लो। वो व्यक्ति कंपनी के सारे शेयर 100 रुपए में खरीद लेगा, और जब कंपनी एक्सपेंड करेगी तो मार्केट में कंपनी के शेयर्स होंगे नहीं या बहुत कम होंगे। फिर जो कंपनी के शेयर्स 150 जाने वाले होंगे, लोग जब डिमांड करेंगे तो वो उन्हें 170 रुपए 180 रुपए का बेचेगा, ज्यादा पैसा कमाएगा और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को आर्टिफिशियली बढ़ा देगा। ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, अंदर की जानकारी को समय से पहले रिवील कर देना। ये इलीगल है, इसके लिए पनिश किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इसकी जानकारी देता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है तो सेबी उसे रिवॉर्ड भी करती है, और ऐसे व्यक्ति को ही विसल ब्लोअर कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जुआरी ब्रिज के बारे में है। जुआरी ब्रिज को जुआरी ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुआरी रिवर पे बन रहा है। उम्मीद है कि सितंबर 2022 तक बन जाएगा। जुआरी रिवर के आर पार जो पनाजी और मारगांव रीजन है, लोकेशंस हैं, उन्हें ये कनेक्ट करेगा। ये तैयार होने के बाद भारत का सबसे वाइडेस्ट ब्रिज होगा। अक्सर हम सबसे लंबे सबसे ऊंचे ब्रिज की बात करते हैं, यहां पे ये सबसे चौड़ा ब्रिज होगा। गोवा की सबसे बड़ी रिवर है जुआरी। ये टाइडल रिवर है, जब टाइड आता है तो पानी ज्यादा हो जाता है, टाइड जाने के बाद कम हो जाता है। वेस्टर्न घाट का जो हेमद बारशम का रीजन है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। 92 किलोमीटर लंबी है। हालांकि कुछ और भी स्ट्रीम्स इसमें जुड़ जाती हैं, जैसे कि मांडोवी स्ट्रीम और कंबरजुआ कनाल, ये भी इसी का हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आयुष्मान सीएपीएफ के बारे में है। आसान है। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आयुष्मान भारत स्कीम सरकार की है, जिसके तहत उन्होंने प्लान बनाया था कि हम 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देंगे 5 लाख पर एनम का। एक्चुअली में यहां पे 10 करोड़ फैमिलीज को कवर किया गया है, ठीक है। तो अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है सभी प्रकार के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए। ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, हेल्थ मिनिस्ट्री का और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। इसमें सभी प्रकार की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। ना केवल ये पर्सनल बल्कि इनके फैमिली मेंबर भी आयुष्मान भारत का हिस्सा बन जाएंगे और इन पेशेंट और आउट पेशेंट केयर अवेल कर सकेंगे उन सभी हॉस्पिटल्स में जो आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत आते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। पावर मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है जो मधुसूदन रिवर है, जिस पर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, उसमें एक डाइवर्जन को। यहां पे बात करते हैं कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिवर मरुसुदर पर ही बनाया जा रहा है। जो ये रिवर है मरुसुदर, ये चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट की है। इसका एनुअल एनर्जी जनरेशन होगा 3230 मिलियन यूनिट का। यह बनाने वाली एजेंसी है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड। सिग्निफिकेंस ये होगा कि 2030 तक अगर ये कंप्लीट हो जाता है, तो मतलब इस कंप्लीट होने के बाद 2030 तक जो हमारा टारगेट है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, उसे ये पूरा करने में थोड़ी मदद करेगा और उस रीजन के डेवलपमेंट में भी एक ओवरऑल कंट्रीब्यूट करेगा। मरुसुदर रिवर की बात करें तो चेनाब की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, जो नुनकुन ग्लेशियर है, वहीं से ये ओरिजिनेट होती है। 133 किलोमीटर लंबी नदी है ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लासगोव ग्लेशियर के बारे में है। एक्चुअली हम केवल ग्लासगोव ग्लेशियर के बारे में बात नहीं करेंगे, कई सारे और ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे। अंटार्कटिका में
100 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर है, आइस की बॉडी कह लीजिए, उसे अभी नाम दिया गया है ग्लासगो। ग्लासगो एक्चुअली में जगह है स्कॉटलैंड में, जहां पे वर्तमान में क्लाइमेट समिट चल रही है, राइट नाउ चल रही है। वहीं उसी जगह के नाम पर अंटार्कटिका के ग्लेशियर को नाम दे दिया इन्होंने। क्यों? ताकि हम सिग्निफाई कर सकें कि देखिए ये जो लोकेशन है, यहां पे हमने क्लाइमेट की समिट करी थी और हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां जहां नुकसान हो रहा है उन्हें नेम करके कुछ सिग्निफिकेंट एक सिंबॉलिक इवेंट है, कुल मिलाकर ये सिंबॉलिक नेम है। तो ग्लासगोव है तो स्कॉटलैंड में, लेकिन अंटार्कटिका के ग्लेशियर को ग्लासगोव नाम दे दिया गया। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये स्टडी किया है कि अंटार्कटिका के जो गिट्स बेसिन में ग्लेशियर्स हैं वो 1994 से 2018 के बीच में 25% तक थिन हो चुके हैं। 14 ग्लेशियर्स के ऊपर ये स्टडी की गई थी। हम उन्हें बचा सकें, क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, इसीलिए उन्हें उन सभी जगहों के नाम दिए जा रहे हैं जहां पर कुछ भी क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट हुआ है पिछले 42 ईयर्स में, सिंबॉलिक तौर पे। जैसे एक ग्लेशियर को नाम दिया गया जिनेवा। 1979 में यहां पर पहली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके बाद आईपीसीसी बना था, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। एक ग्लेशियर को नाम दिया गया रियो। 1992 में पहली अर्थ समिट यही हुई थी, यूएनएफसीसीसी की। एक को नाम दिया गया बर्लिन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP1 1995 में बर्लिन में ही हुआ था। इसके बाद क्योटो नाम दिया गया एक को। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जहां पे हमने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की बात की थी। लीगली बाउंडिंग प्रोटोकॉल था ये। अब आपको लग रहा होगा कि ये लोग ग्लेशियर को नाम दे रहे हैं सिटीज के नाम पे, या फिर लोग मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स का नाम दे रहे हैं। तो खैर ये सारे नाम इन्होंने दे तो दिए हैं, रियो, बर्लिन, क्योटो सिमिलर है, बट कई सारे और नाम दिए गए, लाइक बाली। आईपीसीसी का 4th असेसमेंट रिपोर्ट आया था 2007 में यहाँ। स्टॉकहोम, आईपीसीसी का 5th असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में। पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस काफी फेमस है। हमें ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, इनफैक्ट टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना। और इंक्योन, आईपीसीसी की मीटिंग यहाँ पे 2018 में हुई थी, और जो टारगेट हमारा पेरिस क्लाइमेट चेंज का था उसे ही हमने वापस से यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो चलिए, ये तो पूरा आर्टिकल आपने समझ लिया कि कैसे ग्लेशियर्स के नाम रखे जा रहे हैं ताकि हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें और क्लाइमेट चेंज को रोक सकें। रिवीजन करते हैं। पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये फ्रेमवर्क है जहां पे वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर बैंक का है तो उन्हें आरबीआई की वॉच लिस्ट में डाल दिया जाता है। दैट्स ट्रू। विसिल ब्लोइंग, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988 के तहत। हमने पढ़ा था कि ऐसा नहीं है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2014 के तहत। तो एक स्पेसिफिक कानून है इस संबंध में। जुआरी रिवर गोवा स्टेट की लार्जेस्ट रिवर है, दैट्स ट्रू। पकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो सतलुज रिवर पे है, नहीं, ये चिनाब नदी की जो ट्रिब्यूटरी है उसी पर सिचुएटेड है। तो अगर यहां पर नाम देना भी है तो हमें चिनाब देना होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन की पीडीएफ ओनली एज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहां पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।